जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स हब में। आज हम लोग संविधान के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है संविधान में, भारतीय संविधान में कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है। हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो लगभग 60 देशों के संविधान को स्टडी किया गया और उनमें से जो अच्छी अच्छी बातें थी, जो अन्य देशों में अच्छी अच्छी प्रावधानें थी, उनको उठाकर भारतीय संविधान में लिखा गया। उसी कड़ी में आज हम कुछ देशों को लेके आए हैं कि किन देशों से कौन कौन से संविधान की मदें उठा के भारतीय संविधान में कुछ संशोधनों के साथ रखा गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका से अगर बात किया जाए तो वहां से सबसे पहले अगर हमारे संविधान में कुछ लिया गया तो वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है ये अमेरिका के भी संविधान में देखने को मिलता है और ये जब संविधान की स्टडी चल रही थी तो संविधान निर्माताओं को मौलिक अधिकार का फंक्शन काफी अच्छा लगा और अमेरिका के संविधान से उसे एडॉप्ट कर लिया गया। दूसरी चीज थी संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि संविधान सर्वोपरि होगा, संविधान से बड़ा कुछ नहीं होगा, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं होगा संविधान से बड़ा, संविधान ही सबसे बड़ा इंटरप्रिटेशन होगा किसी भी मामलों में देश के अंदर। तीसरी चीज है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला जो मद है राष्ट्रपति पर चलाया गया महाभियोग। महाभियोग वर्ड का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति को हटाने की क्या क्या पद्धति है, क्या क्या प्रक्रिया है, यह महाभियोग के द्वारा लगाया जाता है और राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा ये महाभियोग के द्वारा पता चलता है हम लोग को। इसमें होता है क्या, राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। तत्पश्चात सदन के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में आप राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अगला जो है टर्म है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पद को कैसे होगा, उपराष्ट्रपति का पद होगा या नहीं होगा, यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि भारत में भी एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का सदस्य भी हो, राज्यसभा का चेयरमैन भी होते हैं और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अगला जो है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, नियुक्ति नहीं, हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कि किस प्रकार से न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा, ये संविधान में अमेरिका से लिया गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है
वो है न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ होता है अगर कोई फैसला कहीं सुनाया जाता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम अपने न्याय से संतुष्ट नहीं है, हमारे जो डिसीजन दिए गए हैं जज द्वारा, उससे अगर हम संतुष्ट नहीं है, तो उसको हम पुनः अवलोकन करने के लिए उच्च सदन में हम लोग उसको भेज सकते हैं। ये एक काफी अच्छी चीज है न्यायिक पुनर्वलोकन, जो कि हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया है। अगला और आखिरी चीज है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वो है वित्तीय आपात। कि वित्तीय आपात संबंधी चीजें भारत में, हालांकि वित्तीय आपातकाल आज तक लगा नहीं है। ये आर्टिकल, इससे आप देख सकते हैं आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। लेकिन भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। भले राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया हो, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया हो, लेकिन वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अब तक भारत में नहीं लगाया गया। अगली जो चीज है, ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या चीजें ली गई। तो ब्रिटेन के संविधान से जो लिया गया, संसदनात्मक प्रणाली। संसदात्मक प्रणाली कहने का अर्थ है हमारे पास संसद होगा, संसद में 2 सदन होंगे, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ये जस्ट ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर ही भारत में संसदात्मक व्यवस्था को लिया गया है। अगला है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का अर्थ है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही देश का नागरिक रह सकता है। जैसे आप अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ डबल सिटीजनशिप चलता है, आप अमेरिका के भी नागरिक हो सकते हैं, किसी अन्य देश के भी नागरिक हो सकते हैं। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें हम, तो भारत के संबंध में ऐसी बातें नहीं है। एकल नागरिकता है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप फिर किसी दूसरे देश का नागरिकता नहीं ले सकते हैं। अगर आपको दूसरे देश का नागरिकता लेना हो तो आपको भारत की नागरिकता का परित्याग करना पड़ेगा। तीसरा है विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि करने का अर्थ है, विधि से तात्पर्य है कानून, यानी कि कानून बनाने का क्या सिस्टम होगा, क्या प्रक्रिया होगा, किस प्रकार से कानून बनाते हैं हम लोग। ठीक, ये चीज जो है ब्रिटेन के संविधान से भारत में लिया गया। जैसे कानून बनाने के लिए कोई भी बिल को हम लोग पहले बिल लेके आते हैं, बिल को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उस पर चर्चा होती है, मतदान होता है, तत्पश्चात राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद वो कानून बनता है। अगला है विधि का शासन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विधि का शासन। विधि का शासन अर्थ है कि कानून का ही शासन होगा, कानून का ही राज होगा। चाहे कोई प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, या फिर कोई व्यक्ति किसी भी बड़े पद पर क्यों ना हो, कानून का शासन करने का अर्थ है कि कानून यहाँ पे सर्वोच्च होगा, कानून से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। अगला है राष्ट्रपति, राष्ट्र का प्रधान होता है। हमारे देश में हम लोग जानते भी हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक है, सबसे प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे हमें कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान होता है। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से भी लिया हुआ है राष्ट्रपति, और ब्रिटेन के संविधान में भी इसका जिक्र आता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान होता है, ये वर्ड ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्र में एक राष्ट्रपति होगा, ये वर्ड अमेरिका से लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकते हैं, ये फिर किसी अन्य देश के संविधान से लिया गया है, उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अगला है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी। ये क्या होता है, डीपीएसपी संविधान के भाग 4 का हिस्सा है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया। इसमें राज्य ये सुनिश्चित करता है कि
अपने नागरिकों को क्या क्या अधिकार, हम क्या क्या प्रोवाइड करें, क्या क्या सुविधाएं दें। अगर इस पे नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अगर राज्य अपने नागरिकों को कोई सुविधा देने से वंचित रहता है, या राज्य अपने नागरिकों को कोई नौकरी हो, रोजगार हो, या फिर शिक्षा हो, ये सब देने में विफल रहता है, तो आप उसके विरुद्ध न्यायालय में कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, आप न्यायालय में इसके लिए नहीं जा सकते हैं। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। हम लोगों ने 3 बार राष्ट्रपति शब्द का यूज अब तक कर चुका है। पहला अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन और तीसरा आयरलैंड। राष्ट्रपति होगा ये अमेरिका, राष्ट्रपति प्रधान होगा ये बताएगा हमें ब्रिटेन, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे, ये प्रावधान आया है आयरलैंड से। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इस तरह से आप इन तीनों को हम लोग समझ सकते हैं कि सबसे पहले निर्वाचन आयरलैंड, फिर अमेरिका और फिर ब्रिटेन। निर्वाचन आयरलैंड से होगा, राष्ट्रपति बनेगा अमेरिका से लिया गया, और राष्ट्रपति ही सबसे प्रधान होगा, देश का प्रधान होगा, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कौन कौन से व्यक्ति नामांकन करेंगे, इसका प्रावधान आयरलैंड के संविधान में है और वहां के संविधान से लिया गया है भारत के संविधान में। अगली बात अगर हम करें जर्मनी की, तो जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान। अर्थात कहने का अर्थ है जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगता है या फिर राष्ट्रपति शासन लगता है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति मौलिक अधिकार के संबंध में कौन कौन से मौलिक अधिकार को निरस्त कर सकता है और कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारा जीवित रहता है उस टाइम भी, ये प्रावधान हम लोगों ने जर्मनी के संविधान से लिया हुआ है। अगली अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान की जिसे आत्मा कहा जाता है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा है क्या, पहले ये हम लोग समझते हैं। प्रस्तावना की भाषा जैसे हम लोग कहते हैं हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, तो ये जो भाषा है, ये जो टोन है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, कि वहां की संविधान में था वी द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया। अगला है समवर्ती सूची। सूचियों की अगर हम बात करें तो कुल 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में वह मदे आते हैं जिसपे राज्य सरकार कानून बना सकता है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगा। केंद्र सूची में केंद्र सरकार काम बनाएगा, केंद्र सूची में केंद्र सरकार काम बनाएगा, कानून बनाएगा। और ये समवर्ती सूची फिर है क्या, तो समवर्ती सूची में वह मदे हैं जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, परंतु अगर दोनों सरकारों ने कानून बना दिया उस पर, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का कानून ज्यादा वैलिड होगा और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून निरस्त हो जाएगा। अगली जो चीज है वो है केंद्र राज्य संबंध, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध होगा, लेन देन कैसा होता है केंद्र राज्य के बीच में, एक कितना सब्सिडी दिया जाएगा राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार कितना जीएसटी चुकाएगा केंद्र सरकार को, ये जो संबंध है ट्रेड का संबंध होता है इसमें, ठीक, एक दूसरे में सेना का संबंध होता है। इस तरह से जितने भी केंद्र और राज्य के बीच में अंतर संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन में अगर हम बात करें तो केंद्र के पास सर्वोच्च शक्ति होता है और राज्य उसके पश्चात पर्यंत काम करते हैं। अगला है संयुक्त बैठक का प्रावधान। संयुक्त बैठक कब होता है, जब राज्यसभा या लोकसभा में कई सारे सेशन गैप हो जाते हैं या किसी एक विषय पर कानून बनाने में जो रूलिंग पार्टी होती है वो असक्षम होता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और वहां निर्णय लिया जाता है कि आगे करना क्या है। अगला है फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान में चर्चित, आप अगर पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति में, तो ये 3 वर्ड फ्रांस की क्रांति का जो था बेस था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और इसी
तीन चीजों को हम लोगों ने अपने संविधान की प्रस्तावना में डाला है, ठीक, कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता बढ़ाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने के लिए, इस तरह से वर्ड हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। तो ये प्रस्तावना में जो ये वर्ड है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस की संविधान से लिया गया। अगला है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, कि हमारा यहाँ कैसा सिस्टम होगा? गणतंत्रात्मक सिस्टम होगा, लोकतंत्रात्मक सिस्टम होगा। ये सिस्टम की व्यवस्था कहाँ से लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला है जापान। जापान में विधि बनाने की प्रक्रिया, विधि बनाने की प्रक्रिया का थोड़ा जिक्र हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से भी किया है और जापान के संविधान से भी ये प्रक्रिया को लिया गया है। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण चीज को लिया गया, वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर संविधान संशोधन ही ना की प्रक्रिया अगर हमारे संविधान में नहीं होता तो आज हम जितना डेवलप हो रहे हैं, समय के साथ परिवर्तन, हम लोग जानते हैं कि समय के साथ परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अगर आप समय के साथ खुद को परिवर्तित नहीं करते हैं तो समय एक दिन आपको जरूर परिवर्तित कर देगा। ये बात याद रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी जिक्र किया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 368 काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 368। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये कौन कौन से लोग राज्यसभा में नामांकन होंगे, ये कहीं और से लिया गया है, ठीक, पिछले स्लाइड में हमने बात किया। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की सिस्टम क्या होगा, किस तरह से राज्यसभा के लोगों का निर्वाचन किया जाएगा। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, इसमें हर कोई आम नागरिक वोट नहीं कर सकता है। तो ये निर्वाचन की प्रक्रिया की विधि कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अगला है रूस। रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। रूस तो नहीं था उस वक्त था यूएसएसआर, सोवियत संघ था, जिनमें बहुत सारे देश आते थे और सोवियत संघ का विघटन हुआ लास्ट में। तो सोवियत संघ तो अब रहा नहीं, सोवियत संघ का सबसे बड़ा हिस्सा रूस है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे रूस लिखा, अन्यथा हम लोग को यूएसआर लिखना चाहिए था। तो वहां से हम लोगों ने क्या लिया? तो मौलिक कर्तव्य लिया। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में वर्णित है। और आर्टिकल कितना है इसका? तो आर्टिकल 51 क में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। कुल मौलिक कर्तव्यों की अगर संख्या की बात करें हम लोग, तो संख्या कितनी है? तो टोटल 11 है मौलिक कर्तव्य। अगला है प्रस्तावना में हम लोग पढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना में, फिर हम एक बात कहेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो ये 3 वर्ड यूज होता है न्याय के फॉर्म में, कि सामाजिक न्याय होगा, समाज में सभी को बराबर का न्याय मिलेगा, आर्थिक रूप से भी सभी को हम न्याय देने का प्रयत्न करेंगे और राजनीतिक रूप से भी सभी को बराबर न्याय मिलेगा। इसका जिक्र प्रस्तावना में है, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें तो हमने चर्चा किया हुआ है, जब हमने संविधान की भाग पे बात किया था, तो जब भी किसी भाग के साथ क या ए कोई खंड जुड़ा हुआ रहे तो ये समझना है हम लोगों को कि कहीं ना कहीं किसी संशोधन के द्वारा ही इन सबको को जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 क और आर्टिकल 51 क, अर्थात यहाँ भी संशोधन हुआ होगा आर्टिकल 368 के तहत। तो ये कब हुआ संशोधन? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं, इस बात को याद रखना है, क्योंकि इस टाइम में इतने संशोधन किए गए संविधान में, इतने बदलाव किए गए कि बाद में इसे मिनी संविधान का दर्जा दिया गया और ये आपातकाल के टाइम किया गया कार्य था। अगला और आखिरी हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कनाडा के बारे में। कनाडा के संविधान से लिया गया क्या? केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां। अपशिष्ट शक्तियां कहने का अर्थ है जो मेन शक्तियां होंगी वो केंद्र के पास होगी। जैसे
कि विदेश मामले केंद्र सरकार के पास होंगी, रक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार के पास होगी। इन सब चीजों में केंद्र के पास ही सर्वोच्च शक्ति होगी। अगला है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति करने का अर्थ है कि राज्यों में जो राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जाएगा उसकी नियुक्ति किस प्रक्रिया के द्वारा होगी, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है मजबूत केंद्र के साथ शक्ति मजबूत केंद्र के साथ संघ होगा यहाँ कि संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है हम लोगों का, ठीक, इसमें सर्वोच्च शक्ति किसके पास होगी, केंद्र सरकार के पास होगी। राज्यों के पास कम शक्तियां होती है केंद्र सरकार से, और केंद्र एक मजबूत पक्ष है और केंद्र के पास सारी शक्तियां होती है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। काफी मेहनत चलती है हम लोगों को वीडियो बनाने के पीछे। आप सबों से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।